गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रीत। और आज अपने पढ़ेंगे सिविक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपने लगभग आपकी जो अपनों ने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था कि आपकी 6 to 12th NCERT की जो बुक्स है सोशल स्टडीज़ की, उनमें सभी में ये टॉपिक मेंशन है। और ये है प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या कहना चाहता है, अपने इसको समझने की कोशिश करते हैं, इजी लैंग्वेज में इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। ये स्टार्ट है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम इंडिया के लोग यानी कि हम भारत के लोग, कि ये जो लिख रहा है, ये जो बनाया है, ये हम भारत के लोगों ने, हम इंडिया के लोगों ने बनाया है। इसमें किसी भी फॉरेन इंस्टीट्यूशन का या किसी भी फॉरेन लीडर का या फॉरेन आप ये कह सकते हो या किसी पर्टिकुलर एक किंग का किसी का रोल नहीं है। यानी कि जो सोर्स ऑफ अथॉरिटी है, यानी कि जो जिसके पास पावर है वो कौन है, ये सोर्स ऑफ अथॉरिटी वो है पीपल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आ गया कि हैविंग सोलमली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ, हैविंग सोलमली रिजॉल्व्ड यानी कि हम ये सिंसियरली डिटरमाइन करते हैं कि इंडिया को हम किस टाइप का, जो स्टेट का नेचर है वो हम किस टाइप का चाहते हैं इंडियन स्टेट का। तो वो है सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सोवरन का मतलब एक डायरेक्ट अपने वन वर्ड में कहे तो सेल्फ रूल, जिसपे किसी भी आउटर जो इंस्टीट्यूशन है या किसी भी पर्सन है उसका कंट्रोल ना हो। यहाँ सेल्फ रूल हो। सेल्फ रूल इंडिया में है तभी कहाँ डैम्स बनाने हैं, क्या रोड्स के प्रोजेक्ट हैं, अभी जो इंडिया ने नई एजुकेशन पॉलिसी लेके आए हैं, ये सभी जो डिसीजन है यानी कि इंडिया के जो इंटरनल और एक्सटर्नल जो डिसीजन है वो इंडिया खुद डिसाइड करता है, उसमें किसी का कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो ये सोवरेनिटी है। सोवरेनिटी मतलब कि हमारे जो डिसीजंस हैं वो हम खुद ले सके। जैसे आज आपके घर पे किस चीज़ की सब्जी बनेगी ये आप खुद ही डिसाइड करोगे, मतलब आप या आपके पेरेंट्स। ये ऐसे तो है नहीं कि पड़ोस वाले आपको बताएंगे कि आज आप इसकी सब्जी आपको बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो वो आपके घर पे कौन सी सब्जी बनेगी, कौन सी गाड़ी आएगी, वो सब चीज़ें आप खुद डिसाइड करते हो। ठीक है, तो वो आपकी सोवरेनिटी है। नेक्स्ट आ गया सोशलिस्ट। सोशलिस्ट क्या होता है, एक तो सोशलिज्म था जो यूएसएसआर का यानी कि सोवियत यूनियन का, वो सोशलिज्म था मार्क्स का सोशलिज्म। उस सोशलिज्म का क्या मतलब था कि जो सारे रिसोर्सेज है वो स्टेट के होंगे और जो लोग हैं उनकी इनकम इक्वल होगी। मतलब मेरी और अंबानी जी की इनकम इक्वल होगी नहीं। अपने यहाँ जो सोशलिज्म फॉलो किया जाता है वो है गांधीयन सोशलिज्म। गांधीयन सोशलिज्म क्या कहता है कि जो इनइक्वालिटी है उसको कम करने की कोशिश की जाए। और वो कैसे कम होती है कि जैसे अलग अलग जितनी इनकम इंक्रीज होती है उतने टैक्स स्लैब इंक्रीज होती है कि टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ता है। सेकेंडली सीलिंग के एक पर्टिकुलर एकर्स ऑफ लैंड से ज़्यादा कोई लैंड एक्वायर नहीं कर सकता, उससे ज़्यादा अगर उनके लैंड होती है तो उसको गवर्नमेंट उनसे ले लेती है और बाद में लैंडलेस जो लोग हैं उनके अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। ठीक है, तो अपने यहाँ का सोशलिज्म गांधीयन सोशलिज्म है। और जो सोशलिस्ट और सेकुलर ये जो दो वर्ड हैं ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से ऐड हुए हैं। ठीक है, ये स्टार्टिंग में जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें नहीं थे। इन दोनों वर्ड्स को अपनों ने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है जो 1976 का, उस टाइम अपनों ने इनको ऐड किया। ठीक है, तो सोशलिस्ट का मतलब आप समझ गए कि सोशलिस्ट वो ऐसी प्रैक्टिसेस जिनसे क्या हो कि इनइक्वालिटी है जो वो कम हो। और मतलब जो अब अपने यहाँ सोशलिज्म देखो मिक्स्ड है। अब जो इकोनॉमी है कि कई चीज़ों को कंट्रोल करती है गवर्नमेंट, कैसे कि वाटर सप्लाई है उसको गवर्नमेंट कंट्रोल करती है कि जो नेसेसिटी हो लोगों की। ठीक है, पब्लिक फंडेड एजुकेशन सिस्टम है, जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनको गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। ठीक है, मतलब अभी भी बहुत से कुछ रिसोर्सेज को गवर्नमेंट कंट्रोल करती है जो नेसेसिटी है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपका सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म जो वेस्ट का सेकुलरिज्म है वो अलग सेकुलरिज्म है। वेस्ट क्या कहता है कि स्टेट और सेंटर ये दोनों
डिफरेंट चीज़ें हैं और ये अलग अलग वर्क करेंगे, इनका आपस में कोई रोल नहीं है, ये एक दूसरे से लिंक्ड नहीं है। लेकिन इंडिया का सेकुलरिज्म अलग है। अपने ऐसे कहते हैं कि हाँ हम सेकुलर हैं, हम किसी भी एक रिलीजन को फोस्टर नहीं करते, किसी भी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं करते, हम किसी भी रिलीजन को एज ए नेशनल रिलीजन नहीं बताते। लेकिन अगर किसी भी रिलीजन में कुछ गलत प्रैक्टिसेस हैं तो हम उनको काउंटर करेंगे, ठीक है। यानी कि किसी भी रिलीजन में अगर पीपल के जो राइट्स हैं उनको उनके साथ छेड़छाड़ हो रही है तो स्टेट उसमें इंटरफेयर करेगा। जैसे एक केस आया सबरीमाला का जो केस है उसमें क्या था कि जो जेंडर इक्वालिटी पे कि वुमेन्स को सबरीमाला मंदिर में एंट्री बैन थी, तो ये तो जेंडर इनइक्वालिटी हुई कि आप जेंडर के बेस पे किसी की एंट्री बैन कर रहे हो, ठीक है। तो उस वजह से जो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें जजमेंट दिया कि ये चीज़ आप अबॉलिश करो और वुमेन्स इसमें एंटर कर सकती है। तो जो स्टेट है उसने इंटरफेयर किया रिलीजन में, ठीक है। तो ये अपना डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेकुलरिज्म है। अपने जो वेस्ट के आइडियाज़ हैं उनको एज इट इज़ नहीं लेते हैं, अपने इंडिया के जो सिस्टम है यहाँ कैसे काम होता है उस चीज़ को पहले कंसिडरेशन में लेके फिर उसके बाद चीज़ों को इम्प्लीमेंटेशन में लाते हैं। नेक्स्ट आ गया डेमोक्रेटिक की एक जो सबसे ब्यूटीफुल डिफाइन, जो एक सबसे सिंपल डिफाइन कहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। लेकिन अब इतना आसान रहा कहाँ है। देखो जैसे चाइना हुआ, चाइना में आप कहोगे उनको कि डेमोक्रेटिक हो, वो कहेंगे हाँ जी हम तो डेमोक्रेटिक है। कैसे, क्यों? क्योंकि अब चाइना डेमोक्रेटिक तो नहीं है, वो कहेंगे कि भी रेगुलर इलेक्शन होते हैं, लोग हमें इलेक्ट करते हैं और हम लोगों के लिए काम करते हैं, तो लोगों की सरकार है, लोगों ने बनाई है और लोगों के लिए काम कर रही है, तो ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल तो वो हो गए। लेकिन लोगों के पास चॉइसेस नहीं है। वो डेमोक्रेटिक क्यों नहीं है कि लोगों के पास चॉइसेस नहीं है। सिंगल पार्टी रूल है चाइना में, आपको पता होगा। सिंगल पार्टी रूल जब कहीं होगा तो लोगों के पास चॉइसेस नहीं है, तो फिर लोग इलेक्ट कहाँ से करें, ठीक है। तो उस वजह से डेमोक्रेटिक की अब इसको थोड़ा सा और आगे डिफाइन करने की कोशिश करते हैं कि एक तो फ्री फेयर रेगुलर इलेक्शन होने चाहिए, लोगों के पास चॉइसेस होनी चाहिए, अकाउंटेबल होनी चाहिए जो गवर्नमेंट है पीपल्स की तरफ, ठीक है, अकाउंटेबल होनी चाहिए। सुप्रीम जो पावर है वो लोगों के हाथ में होनी चाहिए। जो मतलब जो जिस भी पार्टी की सरकार है जब इलेक्शन हो उसके हारने के प्रॉपर चांसेस हो, तो तब वो सरकार डेमोक्रेटिक कही जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया रिपब्लिक होता है जहाँ जो स्टेट का हेड है वो इलेक्टेड हो, मतलब डायनेस्टिक ना हो, इलेक्टेड हेड हो। अपने हेड कौन है? मोदी जी नहीं है, रामनाथ कोविंद जी है। क्यों? कि स्टेट का हेड होता है वो होता है प्रेसिडेंट और गवर्नमेंट का हेड होता है वो होता है प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो मोदी जी गवर्नमेंट के हेड है, वो गवर्नमेंट का हेड प्राइम मिनिस्टर, स्टेट का हेड प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट अपने कौन है? रामनाथ कोविंद। तो अब मतलब अपने रिपब्लिक और जो आपको मैं एक मोनार्की का एग्जांपल देता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भी नहीं है जो इंग्लैंड में है। इंग्लैंड में अभी भी वहाँ की प्रेसिडेंट या वहाँ प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं होता, वहाँ स्टेट का ही हेड है जो वो क्वीन है वहाँ की, ठीक है। तो जो इंग्लैंड है वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है और अपने क्या है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड सिक्योर इट्स ऑल सिटीजन। ये तो क्या था कि सोवरन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये तो है नेचर ऑफ द स्टेट। अपने को कैसा स्टेट का नेचर चाहिए, यानी अपने किस टाइप का स्टेट है अपना। और इसके बाद है कि अपने ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। अपने अचीव क्या करना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव्स के जस्टिस, किस टाइप का जस्टिस? सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल। सोशल जस्टिस के किसी के साथ कास्ट के बेस पे, जेंडर के बेस पे, रिलीजन के बेस पे सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन ना हो, तो वो सोशल जस्टिस में आता है। इकोनॉमिक जस्टिस में कि इनइक्वालिटी को, इकोनॉमिक जस्टिस कब आएगा? जब इनइक्वालिटी को कम करने की कोशिश की जाएगी, कम से कम इनइक्वालिटी होगी तो इकोनॉमिक जस्टिस फोस्टर होगा। थर्ड आ गया पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस कब? कि जब सभी लोगों को इक्वल पॉलिटिकल राइट्स हो, कि आप
आप मतलब एक आप किसी को ये ना कह सको कि ये पर्टिकुलर कास्ट का है तो इसलिए ये वोट नहीं दे सकता, या ये पर्टिकुलर रिलीजन का है इसलिए ये वोट नहीं दे सकता, या फिर किसी पर्टिकुलर रिलीजन से कोई इंसान आता है तो उसके 2 वोट नहीं। सभी को पॉलिटिकल जस्टिस मिलना चाहिए, सभी के 1 मैन 1 वोट 1 वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। और सभी जो भी मतलब इलेक्शन लड़ना चाहे, अगर वो प्रोसीजर फॉलोड बाय लॉ के उन पे कोई केस वगैरह ज़्यादा नहीं है तो वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ गया अपने पास लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। लिबर्टी होनी चाहिए किस चीज़ की? एक तो थॉट यानी कि सोचने की, अपने जो चाहें वो सोच सकें या नए आइडियाज़ प्रेजेंट कर सके, एक्सप्रेशन एक्सप्रेस कर सके, अपनी बात को रख सके लोगों के आगे, अपनी बात दूसरों के आगे एक्सप्रेस कर सके, टिल कब तक? जब तक वो किसी और के सेंटिमेंट्स को हर्ट ना करे, ठीक है। नेक्स्ट आ गया बिलीव, फेथ एंड वर्शिप। ये है एक सेकुलरिज्म का पार्ट, आप समझ लो कि बिलीव, फेथ एंड वर्शिप की लिबर्टी है। आपका जो मन करे आप उनमें बिलीफ रखो, उन मतलब उनको आप मनाओ, उनमें फेथ रखो, उनकी वर्शिप करो, उनकी पूजा करो। ये सब इन चीज़ों से देखो ये तो कब से थे? 1949 में जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब ये चीज़ें अपनों ने उसी टाइम अडॉप्ट इनेक्ट कर ली थी, ठीक है। बट इन चीज़ों को अपनों ने एक्सप्लिसिटली नहीं लिखा था सेकुलर, ठीक है। लेकिन ये चीज़ें अपने पहले से ही थी कि बिलीफ, फेथ और वर्शिप की लिबर्टी है, आपकी मर्जी है, आप किसकी पूजा करना चाहते हो, आप किस में विश्वास रखना चाहते हो, ये आप पे खुद पे डिपेंड करता है। स्टेट आपको कुछ भी फोर्स नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट अपने डिस्कस करते हैं वो है इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, स्टेटस की इक्वालिटी कब आती है? स्टेटस की इक्वालिटी देखो कि किसी को भी बर्थ प्रिविलेज नहीं होने चाहिए कि ये तो जी राजा जी के बेटे हैं, ये तो राजा ही बनेंगे, नहीं। या ये पर्टिकुलर कास्ट से हैं तो ये तो उस कास्ट के लोग तो रूल ही करते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बर्थ पे किसी को प्रिविलेज ना हो और सभी को जो अपॉर्चुनिटी है वो इक्वल मिलनी चाहिए। तो अब आप मेरे से सवाल पूछोगे सर रिजर्वेशन में तो ऐसा नहीं होता। नहीं, रिजर्वेशन में भी ऐसा ही होता है। क्यों? क्योंकि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी ही रिजर्वेशन है कि जब कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी पीछे छूट गया, क्यों? बिकॉज ऑफ जो माल प्रैक्टिसेस उस टाइम सोसाइटी में होती थी, अनटचेबिलिटी थी या कुछ भी और जो गलत प्रैक्टिसेस थी कि उनको मंदिरों में नहीं घुसने दिया जाता था, उनको स्कूलों में नहीं घुसने दिया जाता था, अगर वो वहाँ जाते थे तो उनको उनसे सफाई करवाई जाती थी, ठीक है। ये सभी चीज़ें होती थी। तो अब जिनको सोसाइटी ने पीछे किया, सोसाइटी ही उनको बराबर लेके आएगी। अब एक काउंटर और है जो आप कहोगे सर अब तो ऐसा नहीं होता, अब ऐसा नहीं होता। लेकिन जब किसी की स्टार्टिंग और एंडिंग लाइन, जब एक एंडिंग लाइन कब इक्वल होगी? जब स्टार्टिंग लाइन भी इक्वल हो। अगर कोई आपके पीछे से स्टार्ट कर रहा है तो उसकी एंडिंग लाइन भी अगर पीछे होगी तभी वो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है, वरना उसको तो ज़्यादा मतलब रन करना पड़ेगा आपसे, ठीक है। एक रेस की बात कर लें अपने, तो स्टार्टिंग और एंडिंग, अगर एंडिंग लाइन इक्वल है तभी स्टार्टिंग लाइन इक्वल, मतलब अगर स्टार्टिंग लाइन इक्वल है तभी एंडिंग लाइन इक्वल आप रख सकते हो, वरना नहीं रख सकते, ठीक है। तो उस वजह से अपने को क्या करना पड़ता है कि इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी को अचीव करने के लिए रिजर्वेशन भी एक इसका मेजर है। नेक्स्ट जो आ गया वो है फ्रेटर्निटी, यानी कि कॉमन ब्रदरहुड। आपस में लोगों में भाईचारा जितना ज़्यादा हो सके उसको उतना फोस्टर करो, उतना ज़्यादा उस चीज़ को एनकरेज करो। और क्या अश्योर करते हुए कि एक किसी भी इंडिविजुअल है उसकी डिग्निटी भी हर्ट ना हो, और सेकेंडली क्या कि यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन भी मेंटेन रहे, कि नेशन एक साथ इंटीग्रेटेड रहे, यूनाइटेड रहे। अब कोई किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को बोलने वाले लोग हैं, वो अगर खुद का अलग से स्टेट मांगते हैं तो देखो वो एक बात है कि वो अगर खुद को अलग ये कहते हैं कि हमें कंट्री अलग दो, तो उस चीज़ को रोका जाएगा। क्यों? क्योंकि यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर वो ये चाहते हैं कि हमारी लैंग्वेज को प्रमोट किया जाए, हम हमारी लैंग्वेज के स्कूल्स खोलना चाहते हैं, हम हमारी लैंग्वेज को फोस्टर करना चाहते हैं, आगे और बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो वो कर सकते हैं, ठीक है।
तो डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल को भी एश्योर किया जाए और सेकेंडली यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन को भी मेंटेन किया जाए। इसके बाद नेक्स्ट आ गया कि इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दिस Constituent Assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। तो ये 26 नवंबर 1949 में ये अपनों ने अडॉप्ट किया, इनेक्ट किया और इसको एक्सेप्ट कर लिया और इसको अपनों ने इम्प्लीमेंट कब किया 26 जनवरी 1950 में, ठीक है। और नेक्स्ट अब इसमें अपनों ने इसको अपने 3 सेक्शन में देखा है। एक तो जो इसके 4 सेक्शन में डिवाइडेशन देख लो आपके, एक तो आ गया सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि पीपल ऑफ इंडिया सोर्स ऑफ अथॉरिटी है। सेकंड, स्टेट का नेचर कैसा होना चाहिए, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये अपनों ने देख लिया नेचर ऑफ द स्टेट। थर्ड क्या देखा अपनों ने कि ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, ठीक है, ये सभी है ऑब्जेक्टिव्स, यानी स्टेट क्या अचीव करना चाहता है, वो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये स्टेट के ऑब्जेक्टिव्स है। और लास्ट में अपनों ने देखा डेट, ये कब अडॉप्ट किया अपनों ने, इनेक्ट कब किया और खुद को प्रेजेंट कब किया कि वी द पीपल ऑफ इंडिया ने बनाया और ये खुद को ही दिया, तो इसलिए ये लास्ट में डेट। तो इसको अपनों ने 4 पार्ट्स में देख लिया कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी, नेचर ऑफ द स्टेट, ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टेट और डेट, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।